बिना किसी भी पेड सोर्स के या पेड कोर्स लिए हुए आप सेल्फ स्टडी से भी सेबी की तैयारी कर सकते हो और आई एम श्योर आप सेबी लीगल का एग्जाम 30 दिन में निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30 दिन में आप ये एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 में जैसा कि आपको पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दो होने हैं। तो पेपर 1 हमारा होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीए, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। हम एक एक करके चारों की बात करेंगे। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए आपको लास्ट 6 मंथ की जो भी जीए होती है उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और जीए के लिए आपको कोई भी पेड सोर्स की जरूरत नहीं होती है। 4-5 इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री पीडीएफ हर मंथली पीडीएफ निकालते हैं, उनकी आप ले लीजिए, सफिशिएंट है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि किसी एक के ही पढ़ना, एटलीस्ट आप 2 सोर्सेस को तो फॉलो करेंगे ही। और बहुत सारा कंटेंट फ्री में ही अवेलेबल है जीए के लिए। और अगर मैं जीए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसकी बात करूं, जो जीए का पेपर जो लास्ट ईयर 2021 में हुआ था जनवरी में, वो मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में अपने चैनल पर। एग्जैक्ट वही पेपर आया था, मैं वही अपलोड कर दूंगा। उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंग्लिश में सबसे मेन पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स का डेवलप होना जरूरी है। क्योंकि रीडिंग स्किल्स क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है तो वहां पर आपको जल्दी जल्दी रीड करना होता है। और इंग्लिश में अगर सबसे अच्छा सोर्सेस मैं बताता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा नहीं आप द हिंदू उठा के देख रहे हैं, द हिंदू आपके काम का नहीं है। आपको कोई भी फाइनेंशियल टाइम्स हो गया या इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया या फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इनमें से कोई सा भी मिलता है आपको इकोनॉमिक वाला, वो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये लॉ वालों के लिए क्वांट हमेशा से एक टफ एरिया रहा है। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा, अगर बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत वेल नोन है, जिनके यूट्यूब पर भी 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी। आप समझदार हो, इतना बोलने पे समझ गए होगे। वो ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पर डेली क्वांट के क्विज होते हैं, जो वाइज एडवाइस होती है, जो सही एडवाइस है मैं आपको वही दे रहा हूं। तो इसीलिए 5 मिलियन वाली ऐप में काफी कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है। तो उस ऐप में आप क्वांट के क्विज को डेली लगाएं। डेली नहीं लगा सकते हो तो एटलीस्ट वीकली वहां पे 10 क्वेश्चंस का एक क्विज होता है, टेस्ट टाइप का, वो लगाएं। उससे आपको ये पता चलेगा कि टाइम, पर्टिकुलर टाइम में क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है। ऐसा नहीं होगा कि सारी इसमें पजल ही घुसी होंगी। रीजनिंग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है। रीजनिंग में भी आप सिर्फ प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो प्रैक्टिस ही सफिशिएंट है, प्रैक्टिस करते रहो, इतना काफी है। आपको एरिया ऑफ फोकस क्या करना है, जीए, क्योंकि जीए में 20 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स का होता है। सारे में 20-20 होते हैं। तो यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ 2 मार्क्स लेके आ रहा है और कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर 20 भी लेके आ रहा है, तो उसकी तो कट ऑफ 30 वाली का मेजर 66% तो सिर्फ जीए से कवर हो गया। और यहाँ पर सभी बच्चों का एवरेज सेम होता है। रीजनिंग में सबके वही 8-10 आते हैं, क्वांट में भी सबके 5-7-8 आते हैं, इंग्लिश में भी सबके 10-12 के अराउंड आते हैं। जीए ही एक ऐसी चीज है जहां पर किसी के 2 भी आते हैं और किसी के 24 भी आते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। और मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम मोर देन 50 बच्चों के साथ यही हुआ था कि वो पेपर 1 की कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए थे। क्योंकि पेपर 2 लॉ का होता है, लॉ वाला उन्होंने कर लिया, पेपर 1 की कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए। एक मार्क्स से रह गए थे वो, सिर्फ पेपर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी लेकिन पेपर 1 की कट ऑफ ही नहीं क्लियर थी। जो 30% आने थे वही नहीं आ पाए। तो याद रखना, बहुत ज्यादा ये थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर 1 हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता है, स्पेशली जीए में वो कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉ का होता है, तो वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है फेज 1 में। और एक ही बात बोलूंगा, बेयर एक्ट, दैट मीन्स बेयर एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। सीरियसली मैं सच बोल रहा हूँ, आपके पास पूरा सिलेबस है, सेबी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको निकालो। पूरे बेयर एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें भी पर्टिकुलर पार्ट्स, एरिया, चैप्टर दिए हुए हैं, सिर्फ वही पढ़ने। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फेज 1 के लिए स्पेशली। और याद रखना, थोड़ा सा फेज 1 में फैक्ट बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं होता है। और उसमें जितना भी आपके प्रोविजंस दिए हुए हैं सिलेबस में वो सारे कवर कर लो, उतने में आपका ये पेपर 2 तो 100% मुझे नहीं लगता किसी का रह जाएगा। सभी बच्चों का पेपर 2 क्लियर हो जाता है फेज 1 में।
बस प्रॉब्लम आती है पेपर 1 में। सभी बच्चों के साथ लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि जिसका रह गया था उसका पेपर 1 ही रह गया था। और एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर सिलेबस में ही स्टिक रहना है। लाइक ऐसा नहीं है कि लॉ में जो लिखा है उससे बाहर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अंडर आएगा, उतना ही आपने पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है कुछ भी कि इसमें ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, तो प्लीज उसकी बातें ना सुने। जो सेबी ने सिलेबस दिया है उतना ही सिलेबस आएगा लॉ में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सो आप लॉ की, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि लॉ की कट ऑफ की टेंशन नहीं करनी है आपको। वो 40 मार्क्स आपके ऑलरेडी आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। आपको वो 30% वाले की प्रॉब्लम टैकल करनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वाले में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लॉ वाले पेपर में टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ पर है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसी के लास्ट में। वहाँ ज़रूर आपको थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम फेज 2 की बात करें तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था लॉ के बारे में भी, जैसे कि फेज 1 में भी आपने देखा था सेम वही है। कुछ 3 या 4 एक्ट कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो कि हमारे फेज 1 में नहीं है, वो यहाँ पर फेज 2 में ही ऐड हुए हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि फेज 1 में आप लोग लॉ में फोकस कर रहे थे फैक्चुअल बेस्ड, सेक्शन बेस्ड या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड या सिंपल लैंग्वेज बेस्ड। वही फेज 2 में आपको क्या याद रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वही उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। एकदम बिल्कुल जुडिशरी की तरह नहीं आएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे उसकी लैंग्वेज इतनी वेग, इतनी इस तरीके की होगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो फेज 2 में आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है अच्छे से। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए, बट पेपर 1, अभी आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है लॉ की, ना कि पेपर 2 फेज 2 की। अगर आप फेज 2 की अभी तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो काफी सारे बच्चों के साथ हुआ। जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर में पेपर दिया है, नो डाउट उनको फेज 1 की तैयारी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें डायरेक्टली फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है। बट अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो आप फेज 1 पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि फेज 2 में आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जाएगा फेज 1 का, तो वहां उतनी टेंशन नहीं होगी। फेज 1 आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। और यहाँ फेज 2 में लॉ में यही कोशिश करनी है कि कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉज के जो डीप कॉन्सेप्ट हैं, लाइक उसको थोड़ा डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ना है। तो इस तरीके से इसको स्टडी करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, स्पेशली इन फेज 2। फेज 1 में तो क्या होगा, आपको विदाउट रिवीजन भी थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, इतना आपने स्टडी किया हुआ है, उतने में काम चल जाएगा। बट फेज 2 में आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होगा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर का हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, वही डिस्क्रिप्टिव है। बाकी सारे पेपर लॉ इंक्लूडिंग लॉ आपका सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आएंगे। सिर्फ जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वही आपको कीबोर्ड पर टाइप करके लिखना है। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो जैसा कि डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा टाइपिंग का होगा, हमें टाइप करना पड़ेगा किस पे, कीबोर्ड पे। ये चीज आप याद रखना। उसमें पहला क्वेश्चन आपका ऐसे का होगा, और ऐसे किस टॉपिक पर हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। एक आपको फाइनेंस का टॉपिक जरूर मिल जाएगा, फाइनेंस या फिर बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक जरूर मिल जाएगा। और उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ही मैंने आपको बोला था कि आप या तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इकोनॉमिक टाइम्स या फिर फाइनेंशियल टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर, या मिंट हो गया, इस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इनसे आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी और इनसे आपका ऐसे राइटिंग का ये चीज भी मेंस में आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। और ये भी एडवाइस देता हूँ, 4-5 ऐसे जो भी आपको अच्छे लगे उन टॉपिक्स पर आप लिख के रख लेना, उन पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में इतना ज्यादा टफनेस नहीं होती है। टॉपिक उसी टाइप के होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो वो प्रीसीज आएगी। एक वहां पर एक आपको दिया हुआ होगा और उसको समराइज करना है, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी एनालिटिकल जो अप्रोच होती है वो यूज करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट, क्रिस्प एंड शॉर्ट लिखनी है। याद रखना, शॉर्ट तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो चीज का मेन कंटेंट है वो आप नहीं छोड़ेंगे। उस मेन कंटेंट को क्रिस्प तरीके से समराइज वे में कैसे आप लिख सकते हो वो यहाँ पर लिखना है। और इसको इजीली आप प्रैक्टिस करके आराम से तैयारी कर सकते हो। मैं फिर भी ये एडवाइस दोबारा से देना चाहूँगा कि इस पार्ट की आप तैयारी थोड़े से बाद में करें,
जब आप प्री के पार्ट की तैयारी एक बार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्रीहेंशन होता है। यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है। उन 4-5 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना होता है उस पैसेज के बेस पर। एक पैराग्राफ दिया होगा जहाँ पर कुछ आंसर्स वो आपसे पूछेंगे और क्वेश्चन वही होगा, उस पैराग्राफ में से देखकर वो आपको लिखना है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो उनका इंटरफेस होता है वहाँ पे आपको बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड में। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना, वो थोड़ा अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी वेस्टेज होता है। नेक्स्ट, अगर मैं अपनी तरफ से फाइनल एडवाइस की बात करूँ तो मैं अभी के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ इसको। एक तो वो जिनको एक्सपीरियंस है, यानी कि जिन्होंने लास्ट टाइम दिया है। एक जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। जिन्होंने एक्सपीरियंस है वो सिर्फ प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो फ्रेशर हैं वो अभी प्री पे ज़्यादा फोकस करें, मेंस पे ज़्यादा फोकस ना करें प्लीज़। अगर किसी को लगता है कि मेरा प्री का सिलेबस सारा कवर है, एक बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ प्री के सिलेबस को, तो ही वो मेंस पे मूव करें। क्योंकि आपके लिए प्री ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि प्री में फर्स्ट पेपर की कट ऑफ कई सारे बच्चों की क्लियर नहीं होती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लॉ में अगर आप 100 में से 85 लेके आ रहे हो और अगर आपके प्री वाले पेपर में 29 भी रह गए तो फिर आप बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहले प्री पे ज़्यादा फोकस करें, पेपर 1 एंड लॉ दोनों पे साथ साथ, ठीक है। मेंस के लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो मेंस में आपको इनफ टाइम मिलेगा। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ अपने ग्रुप में। तो अगर आप लोग में से कुछ लोग ज्वाइन करना चाहें मॉक टेस्ट प्री के लिए, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड एडवाइस यही है कि अगर आपने सब कुछ भी तैयार कर लिया, डिस्क्रिप्टिव भी तैयार कर लिया, फेज 2 भी पढ़ लिया, बट अगर आपका प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर उस डिस्क्रिप्टिव का या मेंस का प्रिपेयर करने का क्या बेनिफिट है। इस पॉइंट को अगर आप समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करो। अभी आप लोग अगर मेंस पे डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर वहाँ पर ऐसा होता कि दोनों को मिला के हमें 50% या 40% लाने तो मान सकते थे कि चलो लॉ में तो आपके आ ही जाएंगे। पेपर 1 में भी अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, पेपर 1 में भी आपको पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए, मिनिमम कट ऑफ दी हुई है। तो ठीक है, तो उस चीज़ पे भी फोकस करना है कि मुझे प्री को भी अभी साथ में ही लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी मेंस की स्टार्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर देता हूँ। और अगर आप इतनी तैयारी करने के बाद प्री निकाल लेते हो तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है मेंस में, किस तरीके से तैयारी करनी है। और मैं प्री निकाल चुका हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर यही बात लिखी है कि मेन हर्डल इज फेज 1। आपका फेज 1 ही निकालना मुश्किल है, उसमें ही थोड़ी, क्योंकि फेज 1 में क्या होगा, 10,000 अप्रोक्सीमेटली एक नंबर मानता हूँ, उसमें से 9,000 बाहर हो जाएंगे, अराउंड 1,000 पीपल और उसके आसपास जो भी सेबी का क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उतने लोग लेंगे, तो सारे तो प्री में ही बाहर हो जाने। तो इसलिए आपको एनी हाउ प्री क्वालिफाई करना है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे द्वारा सेबी के बारे में तो आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।